नमस्कार दोस्तों, आज हम ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का स्टॉक रिव्यू करेंगे। तो ईपैक ड्यूरेबल का मैंने एक इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस किया था मिड दिसंबर में। उस फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। प्लीज़ आपको जब भी वक्त मिले वो लिंक देख लीजिए या फिर वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने काफ़ी इन डेप्थ बिजनेस मॉडल समझाया ईपैक ड्यूरेबल का और कुछ फॉरवर्ड लुकिंग कैलकुलेशंस दिए हैं कि इनका जो भी ईपीएस ग्रोथ हो सकता है अगले 2 साल का 3 साल का, मैनेजमेंट ने जो भी गाइडेंस दिया है उसके मुताबिक क्या ईपीएस ग्रोथ हो सकता है और वो किस तरह ट्रांसफॉर्म करेगा एक अच्छे स्टॉक प्राइस में। तो उसका मैंने एक तरह से एक इन डेप्थ एनालिसिस किया था। प्लीज़ देख लीजिए उस वीडियो को। राइट। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इस कंपनी का जो पिछले 2 महीने में स्टॉक प्राइस है वो करीबन 40% से क्रैश हुआ है। राइट। बहुत सारे कंपनीज है जिनका जो स्टॉक प्राइस 40% 50% से क्रैश हुआ है, स्पेशली जो स्मॉल मिड कैप कंपनीज में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनके शेयर्स के दाम अच्छे से टूटे। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 7,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस कंपनी का भी टूटा है स्टॉक प्राइस। तो ये भी समझना है कि ये जो स्टॉक प्राइस टूटा है किन कारणों के वश टूटा है और क्या हमें इससे द पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी शुड दे बी वरिड अबाउट इट। राइट। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है और मैनेजमेंट ने जो भी गाइडेंस दिया है Q3 में वो भी एक बार देख लेते हैं। राइट। बट बिफोर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स मैं बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस कंपनी के बारे में। तो ईपैक ड्यूरेबल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। तो आपके जो लार्जर कंज्यूमर फेसिंग एयर कंडीशन कंपनीज होते हैं जैसे ब्लू स्टार, वोल्टास, डाइकिन, हायर, इनका प्रिडोमिनेंटली काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका जो रिटेल नेटवर्क होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, वेल एंट्रेंच्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। दूसरा काम होता है इनका जो एक ब्रांड बनाना, क्योंकि ये कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज है तो इनका जो मार्केटिंग टीम एक ज़बरदस्त मार्केटिंग टीम होती है। तीसरा बैक एंड पे ये लोग असेंबली करते हैं। तो बहुत सारे जो एसी के पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसको एक तरह से एकत्र करके ये अपने कस्टमर्स को ये बेचते हैं। बट ये कंपनीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते एसीज की। तो एसीज की मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं कंपनीज वो है ईपैक ड्यूरेबल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइजेज जैसे कंपनी। सो ईपैक ड्यूरेबल इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। राइट। This company has been in existence for the last 20 odd years, and predominantly for the 20 odd years that it has been in existence, 80% of its revenues come from ACs। तो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो ACs के प्रति बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज ACs का जो मार्केट है वो बहुत बढ़ रहा है। AC का जो टैम जो है वो बहुत बड़ा है। काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है एसी का, करीबन 8 से 10% हाउस होल्ड्स के पास ही एसी है। तो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है एसी एज अ प्रोडक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में भी या फिर बैक एंड में भी, कंज्यूमर फेसिंग में जो मैं बात कर रहा था कि इट्स अंडर पेनिट्रेटेड एट 8% 10%, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड पे भी एसी का ग्रोथ जो है, राइट, बिजनेस का ग्रोथ जो है वो करीबन 18 to 20% से हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ है एसी में फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। सो वन नीड नॉट वरी अबाउट द वॉल्यूम ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस। एक B2B कंपनी है ये, तो ये लार्जर कंपनीज के साथ काम करती है, एसीज मैन्युफैक्चर करती है, एंड एसी का जो लार्जर मार्केट एट कॉन्ट्रैक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इज ग्रोइंग एट 18 to 20%। राइट। तो वॉल्यूम ग्रोथ एसीज का काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। ये कंपनी भी जो वॉल्यूम ग्रोथ मैन्युफैक्चर कर रही है एसीज का वो 37% से कर रही है। तो अगर मार्केट 18 to 20% से ग्रो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड पे, तो दिस कंपनी इज डूइंग इट, चर्निंग आउट एसीज एट पेस ऑफ अराउंड 37%। तो काफ़ी स्ट्रांग वॉल्यूम ग्रोथ क्लियर कट दिख रहा है। बट द फ्लिप साइड ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट इज कि एसी मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। करीबन 6 से 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है इस बिजनेस में। तो अगर आप इस बिजनेस का पिछले 3 4 5 साल का डेटा देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसमें हम आएंगे, आपको वो 6% 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा। राइट। तो अगर आप बिजनेस हेड हो किसी भी कंपनी के तो ऑब्वियसली आप अपने सेल्स ग्रोथ या फिर रेवेन्यू ग्रोथ तो बढ़ाना चाहते हो, बट ऑब्वियसली आप मार्जिन एक्सपेंशन भी चाहोगे बिकॉज दिस इज मोर लाइक वैल्यू ग्रोथ दैट इज हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव है कि ये लोग वैल्यू ग्रोथ लेके आए या फिर मार्जिन ग्रोथ लेके आए। वैल्यू ग्रोथ भी नहीं कहूँगा, वैल्यू ग्रोथ थोड़ा कंज्यूमर फेसिंग हो जाता है। राइट। ये लोग मार्जिन ग्रोथ लेके आए। तो मार्जिन ग्रोथ लेके आने के लिए द कंपनी हैज़ फिगर्ड आउट अ strategy for itself wherein they would be manufacturing other consumer durable products like washing machine, air condition, cooler, air condition तो आ चुका है, कूलर, माइक्रोवेव, फ्रिज, जिसके वजह से जो मार्जिन्स करंटली उनको मिल रहे हैं करीबन 6-7% के, वो एक्सपैंड होकर करीबन 11 से 12% के बन जाए। राइट। तो मार्जिन एक्सपेंशन पे ये कंपनी बहुत क्लियर है, इनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, और इसके लिए वो लोग, इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बाकी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है
वो उनको अपने एक तरह से मैन्युफैक्चर करना चाहता है, अपना प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा बढ़ाना चाहता है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने आप को, राइट। तो 2 साल पहले का अगर आप डिटेल्स देखोगे तो 80% वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर कंडीशन टू इट्स टॉप लाइन। इस क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 66% इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एसीज टू द टॉप लाइन, राइट। तो एक तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स करीबन 11 से 12% का मार्जिन देंगे, इसलिए वहां पे झुकना चाहते हैं। तीसरा एक बहुत छोटा सा सेक्टर जो बहुत आगे बड़ा बनेगा इंडिया में, वो है कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो आप बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाते हो तो उसमें बहुत सारे मोटर्स, कंप्रेसर्स, ट्यूब्स जाते हैं जो फिलहाल चाइना से इंपोर्ट होते हैं, राइट। गवर्नमेंट ने चाइना के इंपोर्ट्स पे बहुत हद तक एक तरह अंकुश लगाया है, बट फिर ये कहाँ पे बनेंगे, कहाँ पे, इसको इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है। ये करंट मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ इंडिया का है ही नहीं ये सब कंपोनेंट्स में, राइट। तो बहुत सारा जुगाड़ हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट these companies, EPAC Durable, Amber Enterprises, PG Electroplast, are going to go big time in component manufacturing. Right now, this just contributes around 5% to their top line, right? तो कंपनी की ये एक तरह से लार्जर स्ट्रैटेजी है अपने प्रोडक्ट मिक्स को आगे लेके जाने। तो अगर आप इस कंपनी के नंबर्स देखने जाएं तो सबसे पहले हम ईपीएस या फिर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। तो इस क्वार्टर में फॉर एग्जांपल अगर आप Q1Q नंबर्स देखें तो करीबन 35% का सेल्स ग्रोथ है, 38% के एक्सपेंसेस है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग ग्रोथ जो है वो करीबन -1% का है, राइट। बट अगर पैट ग्रोथ देखोगे तो -49% का है और ईपीएस ग्रोथ -58% का है, राइट। तो ये कंपनी एक B2B बिजनेस है, राइट। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज की तरह हर महीने नहीं आती है, थोड़ा लंपी ग्रोथ होता है। 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी आती है, 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, 1 साल प्रॉफिटेबिलिटी आती है, 1 साल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती। सो दिस शुड नॉट बी अ कंसर्न, राइट। तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है दैट विल कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द केपेक्स दैट दिस कंपनी इज डूइंग, द ऑर्डर्स दैट इट हैज गॉट फ्रॉम मेनी ऑफ दीज कंपनीज, दोज ऑर्डर्स आर स्टिल इंटैक्ट। सो प्रॉफिटेबिलिटी शुड नॉट बी अ कंसर्न इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, राइट। सेकेंडली अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो it was 8% in December 2023. Currently it is around 6%, तो 2% की गिरावट हुई है। And the reason for this is the capacity utilization is at 50-55% level. तो जब capacity utilization 60, 70, 80% होगा तब operating profit margins भी बेहतर होते जाएंगे, right? तो this is more of an operating leverage game. तो आपने अपने fixed assets में पूरा invest कर दिया, सब कुछ आपने तैयार कर दिया। It is just the sales are not picking up because it's a fairly seasonal business. तो जो कंपनी को जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस में या फिर कंपोनेंट बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना है, उसका एक और कारण ये है कि जो एसी बिजनेस है इट्स अ फेयरली सीजनल बिजनेस। 12 महीने में से करीबन 6 महीने ही आप एसी एक तरह से मैन्युफैक्चर करते हो बिकॉज इट्स अ वेरी सीजनल बिजनेस। तो बाकी 6 महीने में आपकी जो कैपेसिटी रहती है वो या फिर आपका जो केपेक्स होता है वो एक तरह से स्टैग्नेंट हो जाता है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, राइट। सो दैट्स वाई द ब्लेंडेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वंस दे कम अप इन द नेक्स्ट 1 year 2 years when all the consumer durables get manufactured in the plants of this company, तो वो operating profit margins काफ़ी अच्छे होंगे, 11-12% के होंगे because the utilization would be higher. Currently, whatever utilization that you see, it's only predominant for air condition and a few consumer durable products here or there. But जब पूरा फुल फ्लेज्ड फायरिंग होगा सारे प्रोडक्ट मिक्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंजिबिलिटी है केपेक्स में इनके, राइट। जो भी प्लांट्स होते हैं इनके, जो भी मशीनरी होते हैं, यू कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कंपोनेंट्स ओवर ईयर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ओवर ईयर, तो काफ़ी फंजिबिलिटी होती है। सो वंस इट बिकम्स अ ब्लेंडेड मार्जिन ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years, देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स विल लुक फार बेटर देन व्हाट दे आर राइट नाउ, प्लस उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंप्रूव करेगी। तो द फैक्ट दैट द स्टॉक प्राइस हैज गॉन डाउन राइट बाय 40%, अगर आप स्टॉक प्राइस भी देखोगे यहाँ पे, इट हैज गॉन डाउन बाय 40% ओवर ईयर। तो दिसंबर के एंड में आई थिंक से टॉप बनाया था एंड देन इट हैज़ कम डाउन, राइट। दिस इज आई थिंक मोर ऑफ अ टेम्पररी थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वंस द मार्जिन्स improve and the profitability improves, that is where the kind of stock price will also improve as well, right? So the management has given a guidance of around 15% ROE, right? The current ROE is around 6%, 7%, काफी कमजोर return ratios है, but the fact that when this capex starts firing and when the current utilization improves to around 60%, 70%, 80%, then the ROE ROC would be 15%, right? तो management ने 2150 crore net sales का
टारगेट दिया है FY25, which I don't think would be an issue. They would, in one quarter make up these targets, right? So this short term में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, long term में भी मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है. If one has to go through the pros and cons of the company, I'll quickly do that. तो ये कंपनी जो है इसका सेल्स ग्रोथ 25% से ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी का, राइट? इफ़ यू लुक एट द कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years, दैट इज़ ऑल्सो 24%. पिछले 4 क्वार्टर्स का 34% है. पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 66% है, बट जैसे मैंने कहा कि पिछले 1 क्वार्टर का या फिर पिछले जो 3 से 4 क्वार्टर्स है उसमें प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कमज़ोर आ रहा है, राइट? इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में मुझे कोई फ्लक्चुएशंस नहीं दिखे. तो प्राइसिंग पावर है, लिमिटेड प्राइसिंग पावर है. स्केलेबिलिटी जैसे आएगी तो प्राइसिंग पावर और बढ़ जाएगा, बिकॉज यू वर्किंग विद बिगर ब्रांड्स, तो वो लोग आपको काफ़ी नेगोशिएट करेंगे अच्छा टू काइंड ऑफ रिड्यूस द प्राइसेस. एंड दीज आर B2B कंपनीज, तो इनको एक तरह से स्केल देना पड़ता है प्राइसिंग अच्छी या फिर अपनी प्राइसिंग पावर मेंटेन करने के लिए, राइट? तो EPS ग्रोथ जैसे मैंने बताया, इट इज़ लेस देन 25% बिकॉज रिसेंटली द कंपनी काइंड ऑफ got its IPO, so EPS growth is less than 25%. Net profitability कम है कंपनी की, 10% है. That's why they want to make the changes in the product mix. Return on capital employed, return on equity कम है, 25% से बहुत ज़्यादा कम है. 6-7% का ROE ROC है. मैं एक नंबर्स भी दिखा देता हूँ आपको. अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे पिछले 5 साल का, पिछले 3 साल का इट्स 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 9%. तो यहाँ पे अगर समझो मैनेजमेंट 100 रुपीज़ अपने बिजनेस में लगा रहा है तो उसको 11% का फ़ायदा हो रहा है साल दर साल, जो कि बहुत एक कम फ़ायदा है, राइट? यहाँ पे कोई इक्विटी इन्वेस्टर अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स इज़ 9 रुपीज़ और 9% ईयर ऑन ईयर, विच आई थिंक आर poor return ratios. But management ने कहीं ना कहीं confidence दिखाया है कि in 2 to 3 years, right, the return on equity would be around 15%, right? तो कहीं ना कहीं जो capex हो रहा है उसका जो फायर करना शुरू करेगा तो ROE में रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? द सेल्स ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी इज मोर देन द रिटर्न ऑन इक्विटी. तो अगर आप यहाँ पे पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे, इट्स 24% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 9%. इसका मतलब ये है कि बिजनेस में जो लागत लग रही है ग्रोथ के लिए, सेल्स ग्रोथ लाने के लिए, वो 24% की लग रही है. मतलब इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जितना पैसा बिजनेस में बन रहा है. तो बिजनेस में पैसा 9% से बन रहा है और इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है वो 24% से लग रहा है. तो समझो अगर आपका सैलरी 1 लाख की है बट आपके खर्चे जो है वो करीबन 1.5 लाख के, तो फिर 50,000 जो ऊपर के आप कहाँ से लेके आएंगे? आप किसी सगे संबंधी से मांगेंगे या फिर बैंक से लोन लेंगे. उसी प्रकार कंपनीज जो है वो इक्विटी डाइल्यूट करते या फिर डेट रेस करते. तो इस कंपनी ने भी इक्विटी डाइल्यूट की है. जब इन्होंने IPO रेस किया है तो इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट की. यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देख सकते हो, तो ये डबल हुए है ऑलमोस्ट, राइट? ये इम्पैक्ट करता है आपके EPS को, राइट? तो अगर आप EPS देखोगे, इवन इफ द प्रॉफिटेबिलिटी गोज अप, द EPS गोज डाउन. तो 6.1 से 3.7 आया है, राइट? पैट जो है वो इंक्रीज हुआ है, 32 का 35 हुआ है. क्यों हुआ है? क्योंकि EPS इज इक्वल्स टू PAT divided by total number of shares. So if the shares have doubled and the PAT has increased by only 10%, then the EPS would come down, right? अगर आप देखो यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट पे काफ़ी शॉर्ट टर्म डेट है, राइट? 338 करोड़ का शॉर्ट टर्म डेट है. कुछ जो लॉन्ग टर्म डेट था उन्होंने क्लियर कर दिया जब IPO रेस किया, राइट? तो करीबन 640 करोड़ का जो IPO रेस किया उसमें से 240 करोड़ अपने केपेक्स के लिए लगा दिए और बाकी जो है डेट को एक तरह से क्लियर कर दिया. बट शॉर्ट टर्म डेट काफ़ी ज़्यादा है इसके बैलेंस शीट पे, राइट? तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है. फिलहाल मैनेजमेंट ने एक तरह से एश्योरेंस दिया है कि उन्हें फ्यूचर केपेक्स के लिए, फर्दर केपेक्स के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल की ज़रूरत नहीं लगेगी, राइट? एक और चीज़ जो काफ़ी क्लियर कट दिखी है कि इस कंपनी में P एक्सपेंशन हुआ है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द EPS ग्रोथ. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे EPS ग्रोथ जो है, राइट, इफ यू लुक एट द EPS ग्रोथ ओवर ईयर, EPS increased by -47. It's not an increase, it's actually a decrease. But the stock price, when it went from 195 to 373, the stock price increased by 202%. So the contribution of P to the increase in the stock price is 249%, right? तो जब stock price ऊपर जाता है 2 कारणों की वजह से जाता है. एक तो fundamentals which is earnings. अगर EPS growth हुआ है तो stock price ऊपर जाएगा. The other thing is liquidity, या फिर आप P expansion बोलो, P rating बोलो, whatever बोलो. In anticipation जब investors किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं ये सोच के कि यार अभी इसके में EPS growth नहीं आएगा, earnings growth नहीं आएगा, बट 2-3 साल के बाद आएगा, बट हम पैसा अभी लगा के बैठते हैं, राइट? तो इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा आया है, राइट? दैट्स वाई द स्टॉक प्राइस एक तरह से
went up by 202%, and the contribution of P, liquidity, to the increase in stock price was 249%. तो एक तरह से जो stock price है वो cool down हो रहा है फिलहाल, right? So the stock price will cool down for some time, and when the earnings growth will become more than 25%, 30%, 40%, फिर ये stock price एक तरह से चढ़ना शुरू करेगा. बट फिलहाल इतना जल्दी तो नहीं चढ़ेगा, अब थोड़ा cool down हो रहा है. P जो है वो थोड़ा कम हो रहा है इसका, right? It is coming in tune or in line with the EPS growth, right? So guys, this was the brief about ePack Durable. Hope you liked the analysis. If you have, please like and share it with other people who would find value in these kind of videos, and please follow this channel for more such videos. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock markets.